Hello class 8. So today we will again continue with our same chapter, that is chapter 22, role of the parliament and lawmaking in India. Hope you all are revising very well all topics. So today's our topic is law making in India, कि किस तरीके से इंडिया में लॉ बनाए जाते हैं. Let us see. लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल गवर्नमेंट नेशनल मूवमेंट, जो हमारे लीडर्स थे इंडियन नेशनल गवर्नमेंट नेशनल मूवमेंट के, उनका एक ड्रीम था कि हमारा नेशन ऐसा हो जो किससे फ्री हो, आर्बिट्रेरी से फ्री हो. बिल्कुल आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जहाँ पे किसी के साथ कुछ भी अनफेयर ना हो रहा हो बाय द गवर्नमेंट, है ना. गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आर्बिट्रेरी रूल्स ना हो, लॉज ना हो. इसका मतलब होता है ऐसे रूल्स जो कि फिक्स्ड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है ना, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी विश से बना रहे हैं कॉमन पीपल के लिए. जबकि हमने पहले क्या पढ़ा था कि रूल्स हमारे इन कंट्री के कैसे हैं, जो कि बायस्ड नहीं है, सबके लिए इक्वल हैं, सिमिलर ट्रीट करता है सबको, राइट. Their perception of a nation was based on the ideas of equality and justice for its entire people. उनका परसेप्शन ऐसा था नेशन को लेकर के, जो किस पर बेस्ड था, इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड था और जस्टिस पर बेस्ड था कि लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, इक्वालिटी में हम ट्रीटमेंट करें और उनके साथ जस्टिस हो. Thus, after the independence, the members of the Constituent Assembly included several provisions in the Constitution that established the rule of law. इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने कई सारे ऐसे प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया, इंक्लूड किया, जिससे क्या इस्टेब्लिश हुआ, रूल ऑफ लॉ, विच इम्प्लाइज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. जो क्या इम्प्लाई करता है, जो क्या शो करता है कि जो जितने भी लॉज हैं वो सबके लिए इक्वली ट्रीट है, इक्वली एप्लीकेबल होंगे कंट्री में. नीदर वेल्दी nor the influential citizens are the above the law, not even the prime minister or the president of India. ना ही तो वो वेल्थ देखेगा, ना ही किसी वो प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, उसके लिए सारे पर्सन वो क्या है, सिमिलर वे में उसको ट्रीट करेगा. ऑल पर्सन्स विल बी ट्रीटेड इक्वली. विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अवर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट पास लॉज फॉर द कंट्री. जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने कई सारे लॉज को क्या किया, कंट्री के लिए पास किया. कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ. और माइंड में क्या रखा, माइंड में रखा उन्होंने इक्वालिटी, कि पहले हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, उसके बाद हम लॉ को देखेंगे. Every year, the members of parliament pass several laws and revise the existing ones. हर साल जो हमारे members हैं पार्लियामेंट के, यानी जो MPs हैं, वो कई सारे laws को पास भी करते हैं और जो laws ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रिवाइज भी करते हैं. Let us see the procedure of law making in India. तो आइए देखते हैं किस तरीके से एक लॉ का प्रोसेस स्टार्ट होता है. The parliament has an important role in making new लॉज एंड चेंजिंग द एग्जिस्टिंग वंस. पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यू लॉज को बनाने में, और दूसरा जो लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको चेंज करने में. अ प्रपोजल टू पास अ न्यू लॉ और चेंज एन एग्जिस्टिंग वन इज कॉल्ड अ बिल. जब एक प्रपोजल किसी न्यू लॉ को लाने के लिए रखा जाता है, उसको पास करने के लिए कहा जाता है, या किसी लॉ ऑलरेडी जो लॉ एग्जिस्ट करता है उसको चेंज करने की बात हो रही, उसे हम कहते हैं बिल. अ बिल इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट बिल. जो मिनिस्टर्स बिल, जिस बिल को मिनिस्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बिल. वाइल अ बिल इंट्रोड्यूस बाय एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल. लेकिन वो बिल जिसको प्राइवेट मेंबर, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, यानी प्राइवेट जो हैं, यानी वो मिनिस्टर्स नहीं हैं, वो होते हैं आपके प्राइवेट मेंबर. तो जिस बिल को प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल. डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ बिल, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. अगर हम सब्जेक्ट मैटर वाइज में देखते हैं तो हमारे पास दो तरीके के बिल हैं. एक है हमारा मनी बिल और दूसरा है हमारा ऑर्डिनरी बिल. तो देख लेते हैं मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में क्या डिफरेंस है और इसको कौन पास करता है.
बिल्स दैट डील विद गवर्नमेंट इनकम और एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड मनी बिल्स। वो बिल जिसमें गवर्नमेंट डीलिंग करती है इनकम, यानी किस तरीके से कलेक्ट करना है मनी को, किस तरह से एक्सपेंड करना है, किस तरह से खर्चे करने हैं, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट या मनी बिल। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं सिर्फ मिनिस्टर्स, प्राइवेट मेंबर इसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। अदर बिल्स दैट डील विद डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल्स। दूसरे बिल जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से डील करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल्स। तो आइए अब हम ये देखेंगे कि एक ऑर्डिनरी बिल एक एक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। देखो, मनी बिल का प्रोसेस अलग है, उसको एक्ट कन्वर्ट करने के लिए उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी बिल पढ़ने जा रहे हैं। हाउ डज एन ऑर्डिनरी बिल बिकम एन एक्ट? अ बिल बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। तो हम स्टेजेस देखेंगे। पहली स्टेज है फर्स्ट रीडिंग, जिसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सेकंड बिल में हम देखेंगे सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग है, वहाँ पे वोटिंग भी देखेंगे हम। फोर्थ में हम देखेंगे बिल इन द सेकंड हाउस, यानी कि अब बिल कहाँ पहुँच गया आपका, सेकंड हाउस यानी राज्यसभा में। इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा से और फिर हमने भेज दिया उसको राज्यसभा में। उसके बाद बिल कहाँ आएगा, प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए। ये दिखने में तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी रहता है। लेट अस सी। सो द टॉपिक इज हाउ डज एन ऑर्डिनरी बिल बिकम एन एक्ट। देखो, ये इंट्रोड्यूस देखो, ऑर्डिनरी बिल की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों जगह इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो इट हैज़ टू बी पास्ड इन वन हाउस बाय सिंपल मेजॉरिटी एंड देन सेंड इट टू द अदर हाउस। अब इस स्टेज में होता क्या है, इस स्टेज में सिर्फ बिल की रीडिंग होती है, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर कोई बिल को लेकर के कोई भी डिबेट, कोई भी वोटिंग नहीं होती है, राइट। तो ये हमने कंप्लीट करा फर्स्ट पार्ट। सेकंड स्टेज में, सेकंड रीडिंग में क्या होता है, सेकंड रीडिंग में डिटेल्ड डिस्कशन होता है बिल को लेकर के। किसके बीच में, एमपीज़ के बीच में होता है ना। और जितने भी सूटेबल चेंजेस होते हैं वो किए, सजेशंस दिए जाते हैं यहाँ पर। और उसके बाद एक होती है वोटिंग। वोटिंग करने के बाद अगर इस बिल को फेवर मिलता है तो ये बिल आगे बढ़ जाता है। अगर बिल को फेवर नहीं मिलता है तो बिल वहीं पर क्या हो जाता है, वहीं पर रोक दिया जाता है बिल को, ठीक है, वापस चला जाता है ये। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड रीडिंग और ऑब्लिक लिखा है वोटिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, बिल को आगे ड्राफ्ट किया जाता है। आगे इसका मतलब ये हुआ, जो कमेटी बैठती है वो एग्जामिन करती है एक एक लाइन को, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल को वो क्या करती है, बिल को एग्जामिन करती है, फाइनली डिसाइड करती है कि कौन कौन से चेंजेस इसमें करने चाहिए। इस स्टेज पे हम कहते हैं अमेंडमेंट, है ना। तो जब अमेंडमेंट्स कर दिए जाते हैं तो इसको क्या कर देते हैं, ड्राफ्टिंग फिर से की जाती है और उसके बाद फिर से क्या कराई जाती है, इसके लिए वोटिंग कराई जाती है। अगेन जैसे ही इसके लिए फेवर में वोट आते हैं ये बिल कहाँ आ जाता है, आपका सेकंड हाउस में आ जाता है। सेकंड हाउस का मतलब है राज्यसभा। अगर ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये राज्यसभा में भेज दिया जाता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब राज्यसभा क्या करती है, अगेन 3 ऑप्शन है यहाँ पर। एक तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सेम प्रोसेस ही चलेगा जैसे कि लोकसभा में था। अब सेम प्रोसेस में जैसे कि अगर वो कोई चेंजेस सजेस्ट करती है राज्यसभा बिल को लेकर के, कोई भी क्वेश्चन पुटअप करती है और उसको लगता है कि इसकी जगह ये होना चाहिए, या कोई भी चीज़ को वो डिलीट करती है या ऐड करती है, तो ये सजेशंस के साथ बिल कहाँ जाता है, वापस लोकसभा में वापस आ जाता है। सिंपल मेजॉरिटी से ही यहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि जब ये बिल वापस जाता है लोकसभा में तो हो सकता है लोकसभा के मेंबर्स रेडी ना हो उन चेंजेस के लिए, तो यहाँ पर एक केस क्रिएट हो जाता है, वो है डेडलॉक का। तो अब क्या होता है डेडलॉक में, देखते हैं कि डेडलॉक के केस में प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं एक जॉइंट सेशन को, दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों आकर के साथ में बैठते हैं और अगेन इस पर क्या स्टार्ट होता है, डिस्कशन स्टार्ट होते हैं। और डिस्कशंस के बाद अगेन वोटिंग होगी जिससे ये बिल फाइनली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बट इन केस ये जॉइंट सेशन ना हुआ होता और पास हो गया होता तो ये चला जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट कॉन्सेंट के लिए चला जाता।
अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि डेडलॉक मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिया है कि प्रेसिडेंट ने जॉइंट सेशन बुलाया, दोनों ने डिस्कस किया, वोटिंग हुई और ये कहाँ आ गया, प्रेसिडेंट के पास आ गया। अब प्रेसिडेंट के पास भी क्या है, कुछ पावर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट साइंस द बिल अपॉन विच इट बिकम्स एन एक्ट, या तो प्रेसिडेंट सीधे उस बिल पे साइन कर देंगे और जिससे वो एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर प्रेसिडेंट में सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन। यहाँ पर हो सकता है कि प्रेसिडेंट कुछ अमेंडमेंट्स करें बिल में, कुछ सजेशंस दें, चेंजेस करके वो वापस भेज दें बिल को, है ना। ये हो गया एक प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन जो कि बुक में नहीं है वो है प्रेसिडेंट बिल को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं एक अननोन टाइम तक, जितना टाइम उनकी विश हो। इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो या फिर एब्सोल्यूट वीटो। अगर प्रेसिडेंट का टेन्योर सपोज करिए 3 इयर्स का रह गया है उनके ऑफिस में, 2 साल वो कंप्लीट कर चुके हैं, वो चाहे उसको 3 साल तक बिल को अपने पास रख सकते हैं और उसको पास नहीं करेंगे। दोनों हाउस उस बिल को भले ही पास कर चुके हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट का क्या है, उसके पास एक पावर है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको पॉकेट वीटो का यूज़ करके उस बिल को वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। अब अगर बिल को, लास्ट जो पॉइंट है आपकी बुक में, इफ़ बिल पास्ड अगेन एंड रिटर्न टू द प्रेसिडेंट ही और शी मस्ट साइन, अगर बिल को रिकन्सिडरेशन के बाद वापस आता है, सपोज करिए प्रेसिडेंट ने बिल अमेंडमेंट किए, कुछ चेंजेस करे जो उनको सूटेबल नहीं लगे, अप्रोप्रिएट नहीं लगे, तो राज्यसभा ने क्या किया, वापस जब प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो अब प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, अब उनको यहाँ पर साइन करने ही होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ऑर्डिनरी बिल एक एक्ट यानी कानून कब बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यू लॉज आर फॉर्मुलेटेड। न्यू लॉज कैसे फॉर्मुलेट होते हैं। लेजिस्लेशंस आर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अब जो हमारा लेजिस्लेशन है वो लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही क्या है, बेस्ड है, उन लोगों की ज़रूरतों को समझता है, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझता है। लेजिस्लेशंस का मतलब हो गया लॉज। वेरी ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी रेज द नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ एंड सेंसिटाइज द पार्लियामेंट टू इनैक्ट अ न्यू लॉ इन अ पर्टिकुलर फील्ड और टू चेंज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ। बहुत जल्दी जल्दी लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली लोग क्या करते हैं, न्यू लॉज की डिमांड रखते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, या कोई लॉ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको चेंज करने की बात करते हैं। कब ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब किसी पर्टिकुलर केस में आपके या पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ने लगता है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होने लगती हैं, तो पब्लिक डिमांड करती है कि आप उस लॉ को क्या करें, या तो चेंज करें, अमेंड करें, या फिर एक नया लॉ क्या लेकर के आए। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो व्हेन द पार्लियामेंट इनैक्टेड द राइट टू इंफॉर्मेशन बिल 2005 which received the president consent on 15th June 2005। अब होता क्या है, आरटीआई बिल को इंट्रोड्यूस तो किया गया था दिसंबर 2004 में लोकसभा में, 2005 में ये पास हो गया दोनों हाउसेस से। अभी मैंने आपको लॉ प्रोसेस बता दिया है पूरा कि दोनों हाउसेस से पास होकर ही ये प्रेसिडेंट कंसेंट के लिए जाता है। द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 15th June 2005। अब इसको कंसेंट कब मिली प्रेसिडेंट की, यानी कि अप्रूवल कब मिला, यानी कि प्रेसिडेंट अपनी मोहर कब लगा देते हैं उस पर, वो उन्होंने लगाई है 15 जून 2005। और लोगों को कब नोटिफाइड किया गया, लोगों को नोटिफाइड किया गया थ्रू द गैजेट ऑफ इंडिया, वो था 21 जून 2005। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस वॉज अचीव्ड आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल पेपर, और लोगों ने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया इस एक्ट को पास कराने के लिए। तो देख लेते हैं आरटीआई है क्या। आरटीआई 2005 के थ्रू हर सिटीज़न को राइट दे दिया गया कि अब वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकता है, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उस आरटीआई एप्लीकेशन का आंसर कितने दिन में देना होगा, विदिन 30 डेज़। आरटीआई के बेनिफिट्स क्या हैं, आरटीआई के बेनिफिट्स ये होते हैं कि हर सिटीज़न को कोई क्या करता है, एम्पावर करता है, अवेयर करता है कि वो अपनी जानकारी, अपनी किसी भी फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मांग सकता है। उस इन्फॉर्मेशन का वो यूज़ करके, मिसयूज़ करके नहीं, यूज़ करके क्या कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी ला सकता है गवर्नमेंट को और अकाउंटेबल बना सकता है। करप्शन के अगेंस्ट अगर हम देखते हैं तो ये बहुत अच्छा और काम आने वाला एक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग कंट्रोवर्शियल लॉस।